नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड की राजनीति अब वैसी नहीं रहने वाली है। आने वाले कुछ सालों में पूरा सियासी नक्शा बदल सकता है। सीटें बढ़ेंगी, समीकरण बदलेंगे और नए चेहरे उभरेंगे। विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 125 तक पहुंच सकती हैं। लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 और राज्यसभा की 6 से बढ़कर 9। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सीटों का खेल है या सत्ता का पूरा संतुलन, पावर का पूरा बैलेंस बदलने जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे है महिला आरक्षण और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का बड़ा प्लान, जो 2029 के चुनाव को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, आइए समझते हैं पूरा मामला। क्या है यह सीट बढ़ोतरी का फॉर्मूला, कैसे लागू होगा और सबसे अहम इसका असर झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर क्या पड़ेगा। पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में करेंगे इसका पूरा सियासी एनालिसिस। तो बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, आने वाले चुनाव की दिशा है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण यानी विमेन रिजर्वेशन लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन लाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही परिसीमन अधिनियम में भी बदलाव किए जा सकते हैं। और अगर ये अमेंडमेंट्स, अगर ये संशोधन पारित होते हैं तो साल 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। तो अगर परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन लागू हो गए तो राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 से 125 तक हो सकती है। वैसे मांग तो 150 से 160 सीटों की है। इसी तरह से लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो सकती हैं और राज्यसभा की सीटें 6 से बढ़कर 9 होने की संभावना है। तो विधानसभा में 40 से 45, लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 सीटें बढ़ सकती हैं। इन प्रस्तावित बदलावों का जो मकसद है वो महिला आरक्षण को नई जनगणना और भविष्य के परिसीमन से अलग करके जल्दी लागू करना बताया जा रहा है। इसके लागू हो जाने पर देश भर में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी और इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा, यहाँ भी सीटें बढ़ेंगी। राज्य में तीनों सदनों की सीटों में करीब 50% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तो अगर विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो इसके साथ साथ विधानसभा में बहुमत का, मेजॉरिटी का नंबर भी बदल जाएगा। अभी यह संख्या 41 है, जो बढ़कर 61 या 63 तक पहुंच सकती है। ये माना जा रहा है कि 2029 का विधानसभा चुनाव नई सीटों और नए समीकरणों के साथ होगा। अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता है तो विधानसभा की कुल सीटों में से 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हो जाएंगी। अगर सीटों की संख्या 125 तक पहुंचती है तो 40 से ज्यादा सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इस तरह लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 सीटें महिलाओं के हिस्से में आ सकती हैं। झारखंड विधानसभा के नए भवन में 150 से ज्यादा विधायकों के बैठने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। और जब विधानसभा बन रही थी तो इसको भविष्य की, फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। झारखंड विधानसभा से पहले भी 2 बार सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। तो अब केंद्र के स्तर पर जो तैयारियां चल रही हैं, इसके सीटें बढ़ने की संभावना फिर से मजबूत हो गई है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी 3 करोड़ 29 लाख थी। अब ये बढ़कर करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। परिसीमन की प्रक्रिया में रांची, धनबाद, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग जैसे इलाकों में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण ये माना जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पलामू है। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। परिसीमन के दौरान जनसंख्या, क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति को आधार बनाया जाएगा। राज्य में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की स्थिति भी चर्चा में है। फिलहाल
एसटी के लिए झारखंड में 28 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं और एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित है, यानी 81 में से 35 विधानसभा सीटें एसटी एससी के लिए रिजर्व है। सीटों की संख्या बढ़ने के साथ यह देखा जाएगा कि आरक्षण का जो परसेंटेज है वो किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के दूसरे भाग में और जानते हैं कि परिसीमन और महिला आरक्षण से झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, विधानसभा सीटों के 81 से बढ़कर 121 से 125 तक पहुंचने, लोकसभा सीटों के 14 से बढ़कर 21 होने और राज्यसभा सीटों के 6 से बढ़कर 9 होने की संभावनाएं सिर्फ संख्या का या नंबर्स का बढ़ना नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व और सत्ता संतुलन यानी पावर बैलेंस को नए सिरे से डिफाइन करने वाला कदम साबित हो सकता है। इस संभावित बदलाव की पृष्ठभूमि में, इसके बैकग्राउंड में केंद्र सरकार के 2 अहम पहल हैं जो पहले बता चुका हूं, महिला आरक्षण और परिसीमन। सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण को भविष्य की जनगणना से अलग करके 2011 की जनगणना के आधार पर जल्द लागू किया जाए। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन करना पड़ेगा और इसका सीधा असर झारखंड पर भी पड़ेगा। तो जैसा मैं बता चुका हूं, झारखंड विधानसभा 81 सीटों वाली है, बहुमत का आंकड़ा 41 है, लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ी तो बहुमत का आंकड़ा 60, 61 या 63 तक पहुंच सकता है। और ये बदलाव राजनीतिक समीकरणों को, पॉलिटिकल इक्वेशंस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि चुनावी गणित, गठबंधन की जरूरतें और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया, ये सारी चीजों को नए सिरे से तय करना होगा। अगर महिला आरक्षण लागू होता है तो झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव महिला नेतृत्व के उभार के रूप में सामने आ सकता है। अगर विधानसभा की कुल सीटें 125 तक पहुंचती हैं तो करीब 40 से ज़्यादा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और इसका असर ये होगा कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ढांचा चला आ रहा है, इसमें नई पीढ़ी और नए चेहरे तेजी से उभर सकते हैं। अभी की स्थिति में राजनीतिक दलों में बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो मुख्य धारा की राजनीति में हैं, जो लीडरशिप रोल में हैं। अभी हाल में ही नगर निकायों के चुनाव हुए और हमने देखा कि अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने, भाजपा हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, इन्होंने अपने दल के स्थापित नेताओं की पत्नियों को समर्थन दिया। तो अपने दम पर जो महिलाएं राजनीति कर रही थी उनको समर्थन नहीं देकर स्थापित नेताओं की पत्नियों को समर्थन दिया गया। लेकिन अगर महिला आरक्षण लागू हो गया तो आखिरकार महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। जो महिलाएं राजनीति में हैं उनको भी बढ़ाना मजबूरी हो जाएगी और महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी और इससे प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आना चाहेंगी। परिसीमन की प्रक्रिया की बात है जहाँ तक, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय संतुलन यानी रीजनल बैलेंस भी होगा। रांची, धनबाद, पलामू और हजारीबाग जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है और यहाँ सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि शहरी राजनीति का प्रभाव और बढ़ेगा, जबकि पारंपरिक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का राजनीतिक वजन तुलनात्मक रूप से बदल सकता है। खासकर पलामू जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के विभाजन की संभावना जताई जा रही है। तो शहरी सीटें बढ़ेंगी तो राजनीति का तरीका भी बदलेगा। झारखंड में विधानसभा सीटों के 121 से 125 तक पहुंचने की संभावना के साथ एक और बड़ा संस्थागत बदलाव यानी इंस्टीट्यूशनल चेंज सामने आ सकता है। अगर सीटों की संख्या 100 से अधिक होती है तो राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन का रास्ता भी खुल सकता है। यानी झारखंड एक सदन की जगह 2 सदनों वाला हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसी स्थिति में राजनीति केवल प्रत्यक्ष चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विधान परिषद के जरिए भी राजनीतिक समीकरण बनने लगेंगे। पार्टियों के लिए एक अतिरिक्त मंच हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म हो जाएगा और जहां भी अपने नेताओं को एडजस्ट अकोमोडेट कर सकेंगे। वैसे नेता जो सीधे चुनाव नहीं जीत पाते लेकिन बुद्धिजीवी हैं, संगठन की क्षमता है, तो उनको भेजा जा सकेगा विधान परिषद में। तो राजनीतिक दलों के लिए बदलाव एक चुनौती और एक अवसर दोनों लेकर आएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने पारंपरिक आदिवासी आधार को बनाए रखते हुए नई सीटों पर संगठन का विस्तार करना होगा। हमने देखा निकाय चुनाव में भी
शहरी सीटों पे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वहाँ जेएमएम अपना विस्तार करने की कोशिश करेगा। वहीं भाजपा के लिए शहरी सीटों में विस्तार होने पर फायदा दिखाई दे रहा है, उसके लिए नई राजनीतिक जमीन बनी बनाई मिल जाएगी अगर शहरी सीटें बढ़ती हैं। दोस्तों, जहां तक झारखंड विधानसभा की बात है तो यहां से पहले भी 2 बार सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन परिसीमन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। अब केंद्र की सक्रियता के बाद यह संभावना फिर से बन रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो आबादी करीब 3 करोड़ 29 लाख थी, अब इसको 4.5-5 करोड़ माना जा रहा है। तो प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरह का आधार मिल रहा है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे परिदृश्य में सबसे जो संवेदनशील मुद्दा है वो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटों का रहेगा। झारखंड की राजनीति में आदिवासी प्रतिनिधित्व केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। फिलहाल 28 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। सीटों की संख्या बढ़ने के बाद ये सवाल उठेगा कि क्या रिजर्वेशन का परसेंटेज उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बना रहेगा या फिर इसमें बदलाव होगा। अगर इसमें किसी तरह की कमी होती है तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है, बड़ा बखेड़ा बन सकता है, क्योंकि सीटों के परिसीमन का सबसे बड़ा आधार जनसंख्या होता है। आबादी के आधार पर सीटें तय होती है। राज्य में कुल आबादी तो बढ़ी है, लेकिन आदिवासी समुदाय की आबादी का परसेंटेज घटता जा रहा है। ये बात लगातार सामने आती रही है। ऐसे में अगर परिसीमन के बाद एसटी रिजर्व सीटें जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय होती है तो इन सीटों की संख्या में कमी आ सकती है। पहले भी ये मुद्दा उठता रहा है। साल 2006 में भी जब परिसीमन हो रहा था तो इसी आशंका को लेकर सभी दलों के नेता दिल्ली गए थे। उन्होंने गुहार लगाई थी कि आदिवासी सीटें घट जाएंगी, और इसके बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में सीटों का परिसीमन हो गया था। लेकिन अगर 2029 के चुनाव के पहले परिसीमन लागू होता है तो ये पुराना विवाद एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में झारखंड की मौजूदा आदिवासी आधारित राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अभी तक राज्य की सत्ता और चुनावी समीकरणों का एक बड़ा आधार आदिवासी वोट बैंक रहा है, लेकिन अगर रिजर्व सीटों में बदलाव होता है तो इस बैलेंस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इसी के पैरेलल एक और सामाजिक राजनीतिक समूह उभर सकता है अगर परिसीमन होता है, और ये है कुड़मी समुदाय। जनसंख्या के लिहाज से प्रभावी है कुड़मी समुदाय, लेकिन अभी तक झारखंड की राजनीति के केंद्र में नहीं आ पाया है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आज तक कोई कुड़मी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। भाजपा जैसे दलों में भी कुड़मियों को कोई ज़्यादा स्थान नहीं मिलता। लेकिन ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कुड़मी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, खासकर उन इलाकों में जो फिलहाल एसटी रिजर्व सीटें हैं। तो अगर सीटों की संख्या बढ़ती है और परिसीमन के बाद नए जनरल सीट्स या फिर मिक्स सीट का गठन होता है तो ऐसे क्षेत्रों में कुड़मी समुदाय की राजनीतिक भूमिका ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है, और कई सीटों पर वे निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं, और इससे राजनीति में उनका दखल बढ़ सकता है, उनकी पूछ बढ़ सकती है, और पार्टियों में भी कुड़मी नेताओं की अहमियत बढ़ सकती है। और इस संभावित बदलाव का असर राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। जैसा मैंने बताया कि सभी दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन और सामाजिक समीकरणों में कुड़मी समुदाय को अधिक से अधिक महत्व देना पड़ सकता है। यानी झारखंड की राजनीति में एक नए शक्ति केंद्र के उभरने की जमीन तैयार हो सकती है। अभी आजसू और जयराम महतो की पार्टी कुड़मी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब कुड़मी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो ये केवल रिप्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नहीं होगा, बल्कि राज्य की राजनीतिक संरचना, सामाजिक संतुलन और सत्ता के नए समीकरणों को जन्म देने वाली प्रक्रिया भी ये साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर ये सभी बदलाव लागू हो जाते हैं तो 2029 का चुनाव झारखंड की राजनीति के लिए पूरी तरह से एक नया अध्याय, एक न्यू चैप्टर साबित हो सकता है। ये चुनाव पुराने समीकरणों से नहीं, बल्कि नए राजनीतिक नक्शे, नए नेतृत्व और नए सामाजिक संतुलन के साथ लड़ा जाएगा।
तो क्या लगता है कि क्या परिसीमन हो पाएगा, या एक बार फिर सारे राजनीतिक दल मिलकर इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया में जुट जाएंगे? क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर परिसीमन के साथ चुनाव होता है तो फिर कैसी स्थिति रहेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।